नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विजन सिलेक्शन में। तो आज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हम आपका प्रारंभ कर रहे हैं, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को इस तरीके से पढ़ा जाए कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन मेथड के द्वारा हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझाने वाले। आज से आपको आज की क्लास में बिल्कुल जो ये वीडियो आप देखना तो पूरा अंत तक देखना, पूरी चीजें एक से दूसरे से रिलेटेड करते हुए हम आपके दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे, माइंड मैप से बिठाने का प्रयास करेंगे। आप लोग केवल सपोर्ट बनाए रखिए और धैर्य रखिए, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान, बहुत बच्चों की समस्या होती है समझ में नहीं आता सर, इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हमें इसकी वास्तविकता नहीं पता होती। और जब वास्तविकता पता हो कि इसकी मतलब जड़ क्या है, प्रारंभ कहाँ से हुआ, वहां से जो हम चीजों को धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाते हुए चलेंगे तो आगे की चीजें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझ में आएगी। जब इरादे हो खतरनाक तो कोई दिक्कत नहीं। इरादे यदि आपके बहुत बुलंद है तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर सवाल है किसका? वर्दी का। यहाँ पर सवाल है वर्दी का। तो वर्दी आपको चाहिए तो बिल्कुल आपके इरादे भी बहुत ही ऊंचे होने चाहिए। तो मैं अमित कुमार पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, वरना कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कहां से हमें स्टार्ट करना है। अब देखिए, भारतीय संविधान जो पढ़ते हैं हम लोग तो दो चीजें आपको याद है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारतीय संविधान की यदि हम बात करें, इसकी बात करें भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इतनी बात आपको समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग केवल ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या इतिहास का जो विकास हुआ, संवैधानिक विकास है, उसको हम यहाँ पर बच्चों को समझने में बहुत समस्या आती है। समस्या आती कि सर यहाँ पर बहुत सारे एक्ट है, अधिनियम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से और आप एंजॉयफुल बैठिए इस वीडियो को देखने, और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए बॉडी पर, क्योंकि यदि आपके बॉडी में स्ट्रेस है तो मेरे भाई कोई चीज आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत कहाँ से होती है ये आप लोग समझते ही होंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत कहाँ से होती है ये आप लोगों को बखूबी पता होगा। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमारी गाड़ी तेज चलने वाली है। जो हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है फिर रुकती नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ कि ना। चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बातें हम बताएंगे ज्यादा क्योंकि आपको लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। कुछ चीजें हम लिखते हुए चलेंगे, कुछ चीजें आपको बताते हुए चलेंगे, और जो हम बताएं वो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट क्या करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ, कौन है? महारानी एलिजाबेथ। अब केवल आपको जो चीजें वनडे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, और बाद बाकी कुछ चीजें हम डिटेल में ले जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। अब देखिए, बात होती है EIC। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं EIC। अब EIC की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कौन करती है? वो महारानी एलिजाबेथ। कौन? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ, क्योंकि ऑटोमन अंपायर ने उधर व्यापार हो रहा था, तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ चार्टर के द्वारा सन 1631 दिसंबर 1600 ईस्वी को
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और जब इसकी स्थापना कर दी गई तो इसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के द्वारा यहाँ क्या था, पूर्वी देश जो थे, पूर्वी देश वो व्यापार करने के लिए, व्यापार जो था, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के द्वारा। तो व्यापार करने का अधिकार हो गया पूर्वी देशों को, ठीक है। अब जब व्यापार करने का अधिकार हो गया तो यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अब यहाँ पर गवर्नर और उसकी समिति, अब जैसे गवर्नर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए यहाँ पर देखिए, एक तो गवर्नर आपका कौन, यहाँ पर एक होगा गवर्नर, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर हो जाएगा है आपका डिप्टी गवर्नर, और 24 अन्य सदस्य, कौन, 24 अन्य सदस्य, ये यहाँ पर निर्धारित किए गए। अब इसका जो विधान ये यहाँ पर, अब इनका जो कार्यकाल है, इन तीनों का कार्यकाल पहले कितना था, 1 वर्ष, इनको 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता था। और इनका जो ये बैठते कहाँ थे, तो इनका जो मंडल था कहाँ था, इंग्लैंड में, कहाँ पर था, इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड से ही ये लोग वहीं बैठते थे, वहीं से सारी रूल को बना के भेजते थे। अब यहाँ पर आपको गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद जो है उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्यों की संख्या कभी कभी पूछ लेता तो 26। गवर्नर और उसकी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 26। तो यहाँ पर कुल सदस्य हो गए 26। 26 में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। बिल्कुल यहाँ से अपनी चीजें दिमाग में बिठाते हुए चलना है। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया और ये लोग व्यापार करने लगे। धीरे धीरे व्यापार करते करते अंग्रेजों की कूटनीति तो थी कि भारत में फूट डालो, लड़ाई करवा के अपना शासन बढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे यहाँ से प्रारंभ होता है और 1726 तक पहुँचते पहुँचते, अब 1726 तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने जो मद्रास, आपकी बंगाल और मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना एक गवर्नर और 4 अन्य सदस्य वहां पर सम्मिलित कर लिए। 1726 का जो चार्टर आया, 1726 का चार्टर, अब 1726 के चार्टर के तहत, अब होता क्या, यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी थी आपकी मद्रास, मुंबई, बंबई कहते, पहले बंबई नाम था, और बंगाल, मद्रास, बंगाल और मुंबई। अब ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, ये तीनों प्रेसिडेंसी, अब इन तीनों प्रेसिडेंसी में क्या किया, 1726 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक अपना सदस्य, यहाँ पर इन तीनों में, इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर एक सदस्य, सभी प्रेसिडेंटों में एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य, 4 कौन से, 4 अन्य सदस्य यहाँ पर सम्मिलित है। अब क्या हुआ, मद्रास, बंबई और बंगाल, ये प्रेसिडेंसी जो थी, यहाँ पर ये क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर और 4 अन्य सदस्य आ गए। अब होता क्या, धीरे धीरे, अब पहले जो शासन बनता था, निदेशक मंडल कहाँ पे था आपका, यहाँ पर पीछे देखिए, जो ये निदेशक मंडल है, इंग्लैंड में क्या था, निदेशक मंडल, यहाँ पर इंग्लैंड में क्या था, निदेशक मंडल, क्योंकि यही दिशा निर्देश, सारे निर्देश देते थे, तो यहीं से निदेशक मंडल है। निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट जिसे बोलते हैं, DOC, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, वहां से अब क्या होता है, यहाँ के देखिए, अब ये निदेशक मंडल कह रहा था कि अपने अपने इनको अपना अपना विधि बनाने का अधिकार दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही है कि आप लोग अपने अपने अधिकार खुद बनाओ, क्योंकि वहां से शासन करना संभव नहीं था और सभी के पास जल्दी वो सूचना पहुंचने में टाइम लगता था। अब इनको क्या हो गया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को अपने अपने विधि बनाने का अधिकार दे दिया। क्या,
अपने अपने विधि बनाने के अधिकार थे। अब ये तीनों प्रेसिडेंसियों को अपनी अपनी विधि बनाने का अधिकार, अपनी अपनी विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, अपनी अपनी विधि बनाने का अधिकार, कार्य दे दिया, अधिकार दे दिया, ये अपनी अपनी विधि स्वयं बना देते। और ये अलग अलग, ये तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग कार्य करने लगी। ये क्या हुई, ये अलग अलग कार्य करने लगी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग कार्य करने लगी, अलग अलग कार्य करने लगी। अब ये तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग कार्य करने लगी। अब होता क्या है आगे चल के, अब ये धीरे धीरे जब कभी इनको अगर किसी को समस्या मुंबई वाले प्रेसिडेंसी को पड़ गई या मद्रास, तो ये उनकी सहायता नहीं करने लगे। क्यों, हमें क्या मतलब, ये अपना अपना मुनाफा कमा रही थी, तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग अपना अपना मुनाफा कमाने लगी। तो इससे होता क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि अब तो हमारा खतरा है भाई, आगे चल के हमारा ये तो, क्योंकि उनका प्लान क्या था, हमें बहुत आगे तक बढ़ना है। तो वो क्या करते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके बाद 1773 का हम रेगुलेटिंग एक्ट पे बात करते हैं। अब बात होगी 1773 के, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत आप देखिए क्या होता है। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला देती है फिर से। अब देखिए, मद्रास, बंबई, मद्रास हो गई, बंबई हो गई, प्लस बंगाल, मद्रास, बंबई और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी को क्या करती है, इकट्ठा कर देती फिर से। अब इकट्ठा क्यों करती है, क्योंकि अलग अलग जब शासन करने दे दिया तो ये अपनी अपनी मनमानी करने लगे, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा महसूस हुआ, तो उसने फिर से तीनों को इकट्ठा कर दिया। और जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला दिया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या किया, मिला दिया, आपस में मिला दिया। अब इन तीनों का जो शासन होगा, जैसे बंगाल से ही मुंबई का शासन बनेगा और मद्रास का बनेगा, तीनों में क्या हुआ, एक ही गवर्नर जनरल यहाँ से। अब इनकी विधियां कौन बनाएगा, विधि बनाएगा बंगाल का गवर्नर। अब क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर था, अब यहीं से देखो ध्यान से समझो, क्योंकि शुरुआत में यदि समझ गए तो फिर आगे समझता हूँ, समझ में सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ से होता क्या है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा गया या बना दिया गया, बना दिया गया। अब यहीं से एक प्रश्न आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें भाई, कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम जो गवर्नर बनाया गया कौन सा था, प्रथम वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर कौन, गवर्नर जनरल कौन बनाएगा, वारेन हेस्टिंग। अब क्या था, अब ये जो बंगाल का गवर्नर होगा, यहाँ से अब यहीं पे एक छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। अब यहीं से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल, गवर्नर जो जनरल होगा, अब ये क्या करेगा, मद्रास और क्या करेगा, मद्रास हुआ बंबई की विधियां बनाएगा। अब ये जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की मिली हुई थी। तो मद्रास और मुंबई की जो विधियां बनाएगा वो कौन बनाएगा, कि विधि बनाने का अधिकार,
बनाने का अधिकार। बताओ यहां तक बात क्लियर कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई तो यस या नो, हाँ कि ना, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, तीनों प्रेसिडेंसियों को इकट्ठा करके जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे शक्तियां दे दी गई कि आप मद्रास और मुंबई दोनों की विधियां बनाएंगे। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नोट्स जरूर बनाना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? उच्चतम न्यायालय की। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती कब है? 1774। अब 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना क्यों की जा रही है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अब गड़बड़ कुछ मामला करने लगी है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब उच्चतम न्यायालय की जब स्थापना की गई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी रखा गया। अब इसमें भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य। एक आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और एक 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे आपके? एलिजा इम्पे थे प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश, एलिजा इम्पे। अन्य 3 सदस्य चैम्बर्स, लेमिंटर और हाइट। चैम्बर्स, लेमिंटर और हाइट थे। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर चैम्बर्स, लेमिंटर, चैम्बर्स, लेमिंटर और हाइट, ये तो 3 हो गए अन्य सदस्य। और इसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा। अब हुआ क्या, क्योंकि पहले जो आपका निदेशक मंडल था वहां से आपका ये सब कंट्रोल, आप यहाँ पर क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल बना ही दिया गया। अब इसके तहत अब कंपनी की जो बहुत सारी शक्तियां थी वो यहाँ पर अब उच्चतम न्यायालय में वो उसके अधीन कर दी जाएगी। क्योंकि अब यहाँ से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी बीच में जब अलग अलग प्रेसिडेंसी हो गई थी तो दिक्कतें आई, क्योंकि उसमें एकता का अभाव दिखा। इसीलिए आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आगे चलकर क्या कर रही, बहुत बहुत बढ़िया प्लान बना रही। अब 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, और वो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे आपके? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य सदस्य, इनके नाम आपको याद रहे, लेकिन आपको एलिजा इम्पे जो है पूछे जाते हैं। अब इसके तहत कंपनी की कर्मचारियों की निजी व्यापार करना। अब इसके तहत क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय के तहत यहाँ से एक रूल बना दिया गया और उस रूल को क्या बनाया गया यहाँ पर हम नोट करते हैं। अब इसके तहत एक बात की ब्रिटिश सरकार ने, इसके तहत कहा गया कि आप निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते। क्या? निजी व्यापार या निजी फायदा आप नहीं कमाएंगे। निजी व्यापार पर प्रतिबंध। निजी व्यापार पर हुआ भारत के किसी भी व्यक्ति से, भारत के किसी भी व्यक्ति से, जिसे कहते थे पुरस्कार या रिश्वत, या जिसे कहते हैं पुरस्कार या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब पैसा नहीं लेते, रिश्वत नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारत के किसी भी व्यक्ति से रिश्वत या पुरस्कार नहीं ले सकता है। अब इसके बाद और एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के किसी भी पर्सन से आप रिश्वत भी नहीं ले सकते हैं और पुरस्कार भी नहीं ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर यहाँ तक बताओ, हाँ कि ना? अब इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोई भी जैसे डायरेक्टरेट, इन सब चीजों को
आपको ध्यान में रखता हुआ इनकी शक्तियां मिल गई, किसको ज्यादातर शक्ति अब मिल गई उच्चतम न्यायालय को। अब ये कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति से अपना, एक तो पहली बात तो निजी व्यापार नहीं करेंगे, और दूसरी बात क्या है, किसी भी व्यक्ति से रिश्वत व पुरस्कार नहीं ले सकते हैं, रिश्वत व पुरस्कार, रिश्वत व पुरस्कार नहीं ले सकते। इतनी बात यहाँ तक चलती हुई चलती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा 1771 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1771 का क्या आएगा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आता है। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आता है, इसको ध्यान में हम लोग समझते हुए चलते हैं। अब आता है 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, संशोधन 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है इस अधिनियम के तहत जो, अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, आपका जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, इसकी आधिकारिकता से दो तीन चीजें छीन ली गई, जो कि इससे पहले जो कमियां हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको सुधार किया गया। इसीलिए इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें जो शक्तियां दी गई थी उच्चतम न्यायालय को, वो वापस ले ली गई। कैसे ली गई, अब इसको देखिए। अब जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, उसमें बात ये होती है गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल, क्या बात होती है, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल, इसकी आधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल की आधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। अब वो भाई कैसे देखते हैं, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल, राजस्व, इन सबसे छीन लिया गया। अब इसको गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस राजस्व सहभागिता, राजस्व सहभागिता, इससे क्या, इनसे छीन लिया गया या उसे आधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। आधिकारिकता को समाप्त कर दिया गया। अब इतनी बात जब हम लोग समझते हैं, अब ये बात हो किसकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट, इसकी उच्चतम न्यायालय, इसकी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इतनी बात क्लियर की नहीं, बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि ये इसका नाम ही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, संशोधन जो है वो किया गया, किसमें, 1773 में जो कमियां हुई। अब इसके बाद होता क्या है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसके बाद होता क्या, यहीं पर एक चीज और याद रखना है आपको। अब यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसकी बात है, एक चीज और ऐड होती है, जो बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि अब बन गया ये क्या, गवर्नर जनरल। अब ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, पहले तो ये केवल कहाँ की विधियां बना रहा था, पहले ये सिर्फ जो विधियां बना रहा था, वो विधियां बना रहा था मद्रास की और मुंबई, कहाँ की, मद्रास और मुंबई। लेकिन अब यहाँ पर दो प्रांत और जुड़ जाएंगे आपका, कौन कौन से जुड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट बताएं। अब यहाँ पर आप, एक तो बिहार जुड़ जाएगा आपका, कौन जुड़ेगा, बिहार जुड़ेगा, और आपका उड़ीसा जुड़ जाएगा। कौन सा, बिहार जुड़ेगा और आपका उड़ीसा जुड़ेगा। इतना आप लोग नोट करते चलेंगे, बिहार प्लस उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा। अब ये दो को और जोड़ दिएगा, इनका भी क्या बनाएगा, विधि, इनकी भी विधि बनाने का अधिकार मिल गया, विधि बनाने का अधिकार। अब इनके भी नियम कानून कौन बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। इतनी बात यहाँ तक क्लियर, बोलो हाँ कि ना, बताओ भाई जल्दी, हाँ या ना। अब बंगाल का गवर्नर जो 1751 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो सिर्फ मद्रास और मुंबई की विधि बनाता था। अब दो जगह और दो प्रेसिडेंसी, बिहार और उड़ीसा, या बिहार और उड़ीसा राज्य की भी जो विधि बनाने का अधिकार मिल गया, किसको मिल गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसको यह अधिकार प्राप्त हो गया कि अब आप यहाँ की भी विधि बनाओगे, बिहार और उड़ीसा की। इतनी बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसको बहुत ही शिद्दत से पढ़ो,
और जब तक आप शिद्दत से कोई चीज नहीं पढ़ेंगे तो वो चीजें क्लियर नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट होता क्या है, आपका एक पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। कौन सा आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास चल रही है, हमें विश्वास है। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आप लोगों को पता होना चाहिए क्या हुआ है। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब वो कह रहा है इसके तहत क्या हुआ। अब मेन बात ये थी कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भाई व्यापार करने आई थी। अब वो लोग कहने लगे तुम यहाँ व्यापार करने आए हो कि राजनीति करने आओ? तो बोले भैया व्यापार करने। तो उन्होंने कहा जब तुम व्यापार करने आए हो तो ये सब बातें क्यों कर रहे हो, इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई। अब इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इनको क्या कर दिया कि व्यापार को अलग कर दिया, राजनीति को अलग। अब यहाँ से द्वैत शासन का प्रारंभ हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। द्वैत शासन का प्रारंभ कहाँ से होगा? यहीं से होगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हुआ, राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक कार्यों को अलग अलग बांट दिया गया। यानी कुछ को राजनीतिक कार्य को, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक, राजनीतिक कार्य को और वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्य को अलग अलग बांट दिया गया। राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य को अलग अलग बांट दिया। अब जब अलग अलग बांट दिया भैया, इसलिए बांट दिया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जानती है विरोध करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना फैलाव करना है। तो राजनीतिक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और व्यापारिक कार्य, मतलब व्यापार और राजनीति को अलग अलग बांट दिया गया। अब व्यापारिक मामले के लिए निदेशक मंडल था, व्यापारिक कार्य के लिए कौन सा था? निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। और इधर हो गया क्या आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों विभाग अलग अलग हो, क्योंकि उन्होंने कहा राजनीति का मामला हम देख लेंगे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी और निदेशक मंडल को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट। भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट सीओडी और बीओसी। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इनको आप लोग नोट करते हुए चलिए भाई, कॉपी में इसको नोट करते हुए चलना है। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक कार्य को, क्यों? क्योंकि वो राजनीति भी साथ साथ में कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुम हमारे राजा के सब पास सेनाएं क्यों भिजवा रहे हो, या इतने ये कार्य क्यों कर रहे हो? आपको व्यापार करना, आप व्यापार करिए, मुनाफा कमाइए, ना कि आप राजनीति कर सकते हो। तो इनको अलग अलग कंपनी ने क्या किया, अलग अलग बांट दिया, राजनीतिक कार्य को और व्यापारिक कार्य को। अब राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और व्यापारिक कार्य के लिए निदेशक मंडल। आप लोग इतना नोट करिए भाई जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ यहीं से हम लोग एक चीज याद रखने, यहीं से हमारा द्वैत शासन का प्रारंभ हो जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का, बंगाल में द्वैत शासन का, द्वैत शासन का प्रारंभ, द्वैत शासन का प्रारंभ। क्योंकि यहाँ दो प्रकार के शासन हो गए, अब यहाँ से क्या होगा, द्वैत शासन का प्रारंभ हो जाएगा। इतनी बातें हम लोग समझते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, हम लोग नेक्स्ट बात पे बात करेंगे, तो नेक्स्ट बातों पे अगर हम लोग चले तो 1786 का अधिनियम आएगा। क्या आएगा? 1786 का अधिनियम। अब जो 1786 का अधिनियम है, 1786 का अधिनियम, अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में लेते हुए चलना है। अब 1786 का जो अधिनियम है उसमें क्या किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो प्रधान सेनापति हो गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति हो गया। इसको अधिकार मिल गए भैया, प्रधान सेनापति, सेनापति। इतनी बात क्लियर? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई? 1786 के अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था
वो क्या हो गया आपका प्रधान सेनापति हो गया। क्यों? क्योंकि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां से गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल भाई ये नियुक्त किया गया। क्यों नियुक्त किया गया? ऐसा था क्योंकि जो ये पीछे व्यापार कर रहे थे ये लोग बातें नहीं मानते थे। कहते थे कि तुम व्यापार कर रहे हो, तुमसे व्यापार से मतलब है, ना कि आप हमारे ऊपर मेरी सेना ले जाओगे। क्योंकि ऐसा था भाई बंगाल, यहाँ पर क्या था, बंगाल पे जो मेन गवर्नर जनरल बैठता था, यदि इससे कोई दिक्कत हुई तो वो क्या, जो अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी वो क्या कर रही थी, वो अपनी सेना नहीं देते थे। कहते थे कि सेना की कोई गारंटी नहीं, जो आपने नियम बनाए हैं हम उन नियमों पे चलेंगे, ना कि हम अपनी सेना देंगे। तो इसके तहत जब 1786 का अधिनियम आया तो इसके तहत क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो प्रधान सेनापति बना दिया गया। इन सभी जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी इनका क्या बन गया, प्रधान सेनापति। और जब प्रधान सेनापति बन गया तो अब भाई जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी, जितनी प्रेसिडेंसियां थी उनकी मजबूरी हो गई कि अब उनको सेना देनी ही पड़ेगी। तो वही बात कहा गया, यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, प्रधान सेनापति बन गया। और जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी, सभी प्रेसिडेंसियां, जितनी भी प्रेसिडेंसी, सभी प्रेसिडेंसी अपनी, सभी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन हो गई। बंगाल की या बंगाल के गवर्नर जनरल की बात, गवर्नर जनरल की बात को मानने के लिए, गवर्नर जनरल की बात को मानने के लिए, बात को मानने के लिए, मानने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि मजबूरी है भाई, मानोगे कैसे नहीं। इसीलिए तो ये अधिनियम आया कि भाई उनके तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा ऐसे तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे भाई, जब ये अलग अलग सेना नहीं देंगे तो हम टूट जाएंगे, तो हम आगे अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका 1786 का अधिनियम। यहाँ पर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है स्थायी, अब आपको जैसे आईपीसी आपने सुना होगा, अरे वो लॉर्ड मैकाले हैं, कोई बात नहीं, सॉरी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाए गए थे तो इन्होंने ये शर्त मांगी थी कि जितनी प्रेसिडेंसियां हैं वो हमारे अधीन होनी चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए, हमें सेना जब हमें जरूरत पड़े तो हमें ये दे। इतनी बात होती है 1786 के अधिनियम में। बाद बाकी बातें बहुत सारी हैं, उनको वन बाई वन देखते हुए चलेंगे। इतना आप लोग नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आएगा 1793 का अधिनियम। अब 1793 का जो अधिनियम आएगा इसको ध्यान से देखिए, कौन सा आ रहा, 1793 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत वेतन पे बात होती, जो बीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या निदेशक मंडल जो है, कौन सा है, निदेशक मंडल। अब ये लोग बात ये करें कि काम इंडिया का कर रहे हैं भैया, काम किसका कर रहे हैं, भारत का। तो भैया इनकी पहले इनका जो वेतन मिलता था, इनका जो जैसे मान लो बीओसी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बीओसी, इनको जो वेतन दिया जाता था, इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है, इंग्लैंड से ही दिया जाता था भैया। कहाँ से, इंग्लैंड से। अब क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत 1793 के अधिनियम के तहत क्या कहा गया, जो निदेशक मंडल या बीओसी है, इसको जो वेतन दिया जाएगा, इसको वेतन कहां से दिया जाएगा, यही भारत से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, आपका जो भारतीय राजस्व है वहां से दिया जाएगा। निदेशक मंडल बीओसी, इसको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहां से, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर, बोलो हाँ या ना, बताओ भाई, हाँ या ना। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हुई, बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ। एक एक पूरा कहानी एक दूसरे से रिलेट करते हुए चल रहे हैं। 1793 के अधिनियम के निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, डीओसी, यहाँ पर हम कहेंगे भाई डीओसी,
ठीक है। डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल डीओसी की जो होगी, डीओसी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। डीओसी का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डीओसी का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद यहीं से क्या होता है कि भारत पर व्यापार करने को 20 वर्ष के लिए आगे और बढ़ा दिया गया। भारत में व्यापार के अधिकार को आगे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। आगे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया इतनी बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना। बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ हाँ या ना। 1793 का अधिनियम में चीज है, जो डीओसी था उसको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो आएगा चार्टर एक्ट 1813। कौन सा आएगा? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या था? कंपनी के एकाधिकार जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। अब कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। सिर्फ क्या? समाप्त कर दिया। सब ब्रिटिश जो भी थे, जितने लोग थे, स्वतंत्र खुली स्पर्धा कर दी गई। जो खुला है, आप सभी लोग व्यापार कर सकते हैं, एकाधिकार व्यापार नहीं होगा। अब यहीं से जब अगर हम बात करें, जब साफ कर दिए तो यहाँ पर चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर अब क्या किया गया? यहीं पर चाय, केवल इतना बात यहाँ पर हुआ था, चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर, चीन के व्यापार को चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर, इतनी बातें छोड़कर केवल क्या था? इनको एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब यहीं से क्या होता है कि भारतीय लोगों को, अब यहीं पर बात की, सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर उनकी भाषा नहीं समझ पाते भारतीय लोग, तो इन्होंने क्या किया कि पहले इनको शिक्षित करो, फिर इनको जैसे चाहो वैसे इनके ऊपर शासन करो। तो यहाँ पर होता क्या है? इन्होंने प्रतिवर्ष क्या किया? प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने को। अब ये हो गया कि भारतीय शिक्षा पर ये प्रतिवर्ष क्या करेंगे? 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, भारतीयों को प्रशिक्षित करेंगे। और उसके लिए क्या? ईसाई कमिश्नरी जो है उनको भारत आने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको भारत आने के लिए छूट देंगे कि आइए और यहाँ लोगों को प्रबुद्ध करिए। प्रबुद्ध मतलब बुद्धि, वो उनको ज्ञान दीजिए। तो ईसाई कमिश्नरियों का भी आगमन इसी एक्ट के तहत हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। ईसाई कमिश्नरियों का भी आकर प्रबुद्ध करने के लिए कह दिया गया। जो ईसाई कमिश्नरी है, आता है ईसाई कमिश्नरी को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए इनको इस चार्टर के तहत भारत आगमन के लिए दिया गया। इतनी बातें हो गई। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब आगे जो हम बात करेंगे
वो बहुत ही अच्छी, जो हमने आपको जो इतनी बातें बताई हैं बहुत ही अच्छी बताई हैं। इसके बाद 1833 का जो चार्टर आएगा, 1833 का जो चार्टर आएगा, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब चार्टर जो 1833 का चार्टर आएगा, 1833 का चार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ध्यान रखना। 1833 का चार्ट आएगा, यहां से होता क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब यहां पर बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, कहा गया या बना दिया, बना दिया। अब इसको सारी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, नागरिक शक्ति, सब इसी को प्रदान, सब प्राप्त हुई। कौन कौन सी, प्रशासनिक शक्ति, यहां से अगर हम बात करें तो यहीं सर इसे प्रशासनिक शक्ति, सैन्य शक्ति और नागरिक शक्ति, ये तीनों शक्तियां इसे प्राप्त। अब जो इधर उधर की जो प्रेसिडेंसी वगैरह थी वो सारी खत्म होकर अब इसको सारी शक्तियां प्राप्त थी। अब होता क्या है, जब अब ये तो पता ही है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, ये आप लोग बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहीं से लिख सकते हैं भारत का, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहीं से हम लोगों को याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और इनको सारी शक्तियां, इनको सारी शक्तियां दी, कौन कौन सी, प्रशासनिक, सैन्य और नागरिक शक्तियां इनको प्राप्त हुई। अब इन्हीं को जब नियुक्त किया गया, इतनी बात यहां तक हो गई। अब इसके तहत अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक विधि सदस्य बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, 1833 के चार्टर के तहत ही जब भारत का जो गवर्नर जनरल होगा उसका एक विधि सदस्य बनाया जाएगा। अब विधि सदस्य के लिए एक विधि आयोग का भी गठन किया जाएगा। किसका, विधि आयोग। अब देखिए यहां पर शासन चलाने के लिए अब विधि सदस्य होगा। जब विधि सदस्य के लिए, विधि सदस्य के लिए अब यहां पर विधि आयोग बनेगा। विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, विधि आयोग। अब जब यहां से विधि आयोग बना तो विधि आयोग कौन थे अध्यक्ष, लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अब जब आईपीसी वगैरह जहां पर भी बात आएगी तो आपको वहीं पर लॉर्ड मैकाले का नाम सुनने को मिलेगा। इतनी बातें हुई हैं। अब इसके बाद होता क्या है, अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी चरखी के कारतूसों का प्रयोग करेगी और जिससे क्या होगा, 1857 की क्रांति छूट जाएगी। क्या होगी, 1857 की क्रांति होगी। लेकिन 1857 की क्रांति तो भारत वाले भी लोगों ने क्रांति की, लेकिन असफल तो हो गए। क्या हुआ, 1800 क्रांति में क्या असफल हुए, असफल हुए, ना कि सफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुई एकदम, अब ब्रिटिश जो शासन है, ताज शासन यहाँ से लागू हुआ। कौन सा शासन लागू होगा, ताज शासन लागू होगा, क्योंकि अब यहाँ पर पूर्ण सत्ता कौन ले लेगी, ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले लेगी। और यही सर जब, लेकिन भारतीय लोगों ने भी ये सोचा कि भारतीय लोग असफल क्यों हुए। अब भाई भारतीय लोग असफल क्यों हुए, उसका कारण ये था, इसमें क्या नहीं थी, एकता नहीं थी, एकता का अभाव था, इसीलिए ये असफल रही 1857 की क्रांति। नहीं तो भारत इसमें सफल हो जाता। इसके बाद क्या होता है, जब अब भारतीयों को भी राजनीति में इंटरेस्ट आएगा, अब भारतीय लोग जो थे उनको भी राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा।
अब स्थापना होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन INC की स्थापना होगी। अब यहाँ से आपका 1858 से, अब 1858 के चार्टर से अब यहीं से आपका जो शासन लागू होगा, कौन सा लागू होगा, ताज शासन लागू होगा। यहाँ से अब क्या होगा, ब्रिटिश सरकार अपना पूर्ण स्थायित्व जमाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से शासन खत्म हो जाएगा। इतनी बात हमने बताई थी। तो कंपनी के शासन के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 2 इसकी होगी इंडियन पॉलिटी की, तो उसमें हम लोग बताएंगे ताज शासन के बारे में। 1857 से लेकर हम लोग चर्चा कहाँ तक करेंगे, 1858 से लेकर और स्वतंत्रता तक, कहाँ तक, स्वतंत्रता तक। तो ये लेक्चर नंबर 2 में होगी। इस क्लास की जितने भी हमारे भाई बहनों को PDF चाहिए वो हम बता देते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पॉलिटी क्लास नंबर 1 लिख के आप मैसेज करिए। इस क्लास की यही सेम टू सेम ये जो PDF है ये आपको पूरी मिल जाएगी। इसीलिए आप लोगों के लिए ये मेहनत है और किसी के लिए नहीं। बाद बाकी इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ से क्या है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में अब हम लोग ताज शासन क्राउन के बारे में पढ़ेंगे। अब ताज शासन यहाँ से होगा। अब यहाँ से जो पूर्ण सत्ता ले लेंगी वो महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में लेंगी। ठीक है, तो इतनी बातें आज आपको समझ में आएगी, विश्वास है, उम्मीद है, हमें आशा भी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।